नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाह अमृत, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 6 व्याख्यान 28 भारतीय अनुवाद अध्ययन आरंभ, भारतीय अनुवाद सिद्धांत, भारतीय अनुवाद चिंतक। इसके अंतर्गत भारतीय अनुवाद सिद्धांत 3 और भारतीय अनुवाद चिंतक 2 ये हम देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ देख लिया कि भारतीय अनुवाद का अध्ययन प्रारंभ देखा था, फिर सिद्धांत देखे थे, फिर लास्ट में हमने कुछ चिंतकों के बारे में भी देखे थे। अब हम सिद्धांत और चिंतक देखें। भारतीय विचारकों के अनुवादों पर विचार करते समय भाष्य, टीका, अन्याय, व्याख्या, अनुकूलन, आत्मसतीकरण जैसे सभी पहलुओं पर विचार किया है। निघंटु, निरुक्त और सभी पाठकों के साथ मध्यकाल में रहने वाले सभी संतों के विचार पर भी ध्यान दिया गया, जिन्हें संस्कृत की राम कथा, कृष्ण कथा, नीति साहित्य के अंतर्गत के साथ समकालीन भाषा में पुनः प्रस्तुति भी है। तुलसीदास, रहीम, सूरदास जैसे नाम महत्वपूर्ण है। भक्ति काल के सभी भक्त कवियों के आत्मसतीकरण के साथ पुनः प्रस्तुति करने के लिए हमने उन बिंदुओं पर भी विचार किया। तो ये सब हमारा जो प्रणाली थी, जो हमने विचार किया, सब है जैसे प्राचीन से मध्य युग से और फिर आधुनिक युग तक। आज के अनुवादकों और अनुवाद विचारकों के लिए हमारी पूर्वज अपने कार्यों के माध्यम से ये प्रेरणा देते हैं कि अनुवाद का असली उद्देश्य ज्ञान, नीति, मानवता, सामाजिकता, सांस्कृतिक पहचान का विस्तार होना चाहिए, साम्राज्य का विस्तार नहीं। तो साम्राज्य का विस्तार नहीं मतलब वहां पे अर्थ की प्रधानता नहीं रहनी चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए, नीति रहनी चाहिए, मानवता, सामाजिकता, सांस्कृतिक पहचान ये रहना चाहिए। दो देशों के बीच वो अनुवाद जो है एक मित्रता स्थापित करनी चाहिए, एक आपसी दोस्ती कायम रखनी चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच, भिन्न भाषाओं के बीच, दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच एक लोगों की समानता लानी चाहिए। इस तरह का काम रहना चाहिए। अनुवाद में गलत उद्देश्य हो तो वो विस्तार जल्द ही संकुचित हो जाए। फिर भी साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुवाद पर अपेक्षा है। दूसरी ओर विस्तार अनुवाद के क्षेत्र को विजित क्षेत्रों की कला, भाषा, संस्कृति की रोशनी से भरता है। तो अब विजय प्राप्ति मतलब अगर हम कोई और चीज या कोई और देश को हम प्राप्त करते हैं तो वहां पे हमें वहां की शिक्षा हमें मिलती है, वहां से हम कुछ और चीजें ग्रहण करते हैं। भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते समय कई अनुवादकों ने अनुवाद प्रक्रिया के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ ने महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं लेकिन अनुवाद के संदर्भ में अपने विचार नहीं व्यक्त किए। इनमें प्रमुख है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु आदि। अनुवाद तो किए हैं लेकिन विचार प्रस्तुत नहीं किए। जिन अनुवादकों ने अनुवाद के साथ अनुवाद पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनमें दिलीप चित्रे जो है वो मराठी से अंग्रेजी में तुकाराम के अनुवाद किए। हरिवंश राय बच्चन रांगे रायो शेक्सपियर के अनुवाद किए। जबकि अनुवाद के संदर्भ में सुविस्तृत विवेचन के रामानुजन, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिकवाक, तेजस्विनी निरंजना, हरीश त्रिवेदी, होमी बाबा, गणेश देवी, सुजीत मुखर्जी आदि ने किया है। इनमें से कुछ के विचार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय सिद्धांतकारों के अनुवाद सिद्धांत। तो कुछ आधुनिक सिद्धांतकार हैं जिनको हम देखेंगे, उनके विचार देखेंगे। एक है रामानुजम का अनुवाद सिद्धांत। एक है रामानुजम स्वतंत्र भारत साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में
एक हैं। कवि, विचारक, अनुवादक और अनुवाद विचारक के रूप में उनके उल्लेखनीय योगदान को निश्चित रूप से पहचाना चाहिए। अंग्रेजी, कन्नड़ा और तमिल भाषा में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रचनाएं की और सहयोगी लेखकों के प्रयास से मलयालम, तमिल और मराठी भाषा में उनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। इस प्रकार उन्होंने भारतीय साहित्य के व्यापक क्षेत्र को छुआ है। 1950 से 1990 तक उनका लेखन भारतीय साहित्य और अनुवाद को समृद्ध करने के लिए जाना जाता है। उनके लेखन और अनुवाद कार्य की विशेषता यह है कि ये भक्ति साहित्य, रामायण जैसे कई भाषाओं में अनुवाद, तमिल दरबारी साहित्य, लोकगीत और लोक भावनाओं के व्यापक दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ उनकी रचनाएं, कविताएं और कहानियां साहित्य के भीतर देश के अतिरिक्त विकास का प्रमाण है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर, द इंटीरियर लैंडस्केप, ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री as a published, When God is a Customer, Telugu Desan Songs by Shetri and others, the collected poem of A.K. Ramanujan, the collected essays of A.K. Ramanujan, ये सब इनकी कुछ कृतियां हैं। अनुवाद के संबंध में उनकी स्पष्ट राय है कि उन्होंने मूल पाठ की भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए। उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो मूल पाठ की भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए किसको? अनुवादक को। और उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है इस प्रकार से करने से। तो इसके लिए इनका जो सिद्धांत है, इनके जो विचार है वो है, ए ट्रांसलेटर इज एन आर्टिस्ट ऑन बोथ, ही हैज डबल allegiance, indeed several double allegiance, all too familiar with the rewards and pleasure of reading a text and those of making another, caught between the need to express himself and need to represent another, moving between the two halves of one brain. He has to use both to get close to the originals. He has to let poetry without allowing scholars to then his very compromises may begin to express a certain fidelity and may suggest what he cannot convey. Poems of Love and War, उसमें इन्होंने कहा है। तो एक अनुवादक एक शपथ के तहत कलाकार है, उसके पास दोहरी आस्थाएं हैं वास्तव में, और कई दोहरी आस्थाएं। एक पाठ को पढ़ने की कठिनाइयां और आनंद को अच्छी तरह से जानने वाले एक अन्य पाठ को मानने की आवश्यकता के बीच फंसे। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और दूसरों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक ही मस्तिष्क के दो रास्ते के बीच चलना चाहिए। मूल के करीब जाने के लिए दोनों का उपयोग करना चाहिए। उसे कविता के बाहर लाना चाहिए, लेकिन शोधकर्ता को उसकी गहन समझौता को उजागर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वो एक निश्चित विश्वास को प्रकट करना शुरू कर सकते हैं और वो जो प्रकट नहीं कर सकते से इंगित कर सकते हैं। तो मूल को बनाए रखना है। दो विभिन्न भाषाओं के बीच एक प्रकार का समन्वय लाने के लिए या जो संतुलन लाने के लिए अनुवादक का काम जो है वो महत्वपूर्ण है। उपरोक्त उदाहरणों में एक और रामानुजन अनुवादक के मूल पाठ के प्रति विश्वास के प्रश्न उठाते हैं, तो दूसरी ओर अनुवादक की स्पष्टता के बारे में भी बात करते हैं। मूल पाठ लाए नहीं लाए आप, मूल पाठ पहुंचा है और स्पष्टता भी आनी चाहिए। रामानुजन के लेखन ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विवादास्पद भी है। उनका जीवंत लेख 300 रामायण के विभिन्न संस्कारों के बारे में व्याख्या के साथ साथ उनकी विशिष्टताओं के लिए भी चर्चित है। इनका सिद्धांत क्या है? रामानुजन का अनुवाद सिद्धांत। एक अनुवादक के रूप में रामानुजन ने मूल को लक्षित पाठ तक पहुंचाने और लेखक की रुचि और अपनी रुचि के बीच संतुलन बनाने की अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझा। उनका कार्य प्राचीन तमिल या कन्नड़ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत कठिन हो गया।
जब उन्होंने मूल के करीब पहुंचने का प्रयास किया, रामानुजम ने कविता संरचना के विभिन्न सिद्धांतों पर ध्यान दिया। यहां उन्होंने एक कविता के आंतरिक कविता केंद्र और बाह्य केंद्र के बीच भेद बनाने का प्रयास किया। उन्होंने मूल कविता की छवियों और उनकी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और एक दृश्य पैटर्नर्थ द्वारा अपने अनुवाद में उस व्यवस्था को पुनः प्रस्तुत करने की कोशिश की जो आमतौर पर पृष्ठ पर छंदों के क्रम से बनाए जाते हैं। धारवाड़कर ने रामानुजम को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि उन्होंने लगा कि कविता का आंतरिक रूप था, उसके लिए स्पष्ट टाइपोग्राफिकल सन्निकट किया। उन्हें लगता है कि रामानुजम ने बाहरी और आंतरिक काव्य रूप को अपने विचारों में दो अलग अलग स्रोत नेम चेम्स्की और रोमन जैकवासन से विकसित किया। तो इन्होंने कविताओं के अनुवाद में जो छवि है उसके करीब जाने की कोशिश की है और उससे संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। रामानुजम ने तमिल संगम के अगम और पुरम कविता के भेद को समझाया, जो क्रमशः बाहरी दुनिया और भावनात्मक को आंतरिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेजी और भाषा शास्त्र अध्ययन के उनके क्षेत्र उनके बाहरी रूप प्रदान करते हैं, लेकिन तमिल, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध उनके आंतरिक पहचान को आकार देते हैं। एक अनुवादक के रूप में इन दोनों रूपों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने उन्होंने चाहा। तो अगम और पुरम पर बात, अब ये दूसरे सिद्धांत हैं इनके, सुजित मुखर्जी का अनुवाद सिद्धांत। सुजित मुखर्जी भारतीय अनुवाद अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। वह अनुवाद को कई लेखनी के रूप में बताते हैं और इसे खोज मानते हैं और साथ ही इसे पुनः प्राप्ति के रूप में भी संदर्भित करते हैं। सुजित मुखर्जी की विशेषता कई आयामों में, एक शिक्षक, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में उनके कार्य को सराहनीय की जाती है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप रहे सुजित मुखर्जी ने वहां अपने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। पटना और पुणे विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और भारतीय उच्च अध्ययन संस्था शिमला के विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। जब सुजित मुखर्जी एक रचना की कई परतों का उल्लेख करते हैं तो एक साधारण पाठक उस रचना के अपने अर्थ को समझने के तरीके को समझता है और उसकी पढ़ाई मूलभूत स्तर पर होती है। इसे वाक्य आधारित कहा जाता है क्योंकि इसमें पाठक या व्याख्याकार के स्तर पर पढ़ाई मध्य स्तर पर होती है। इसे भाष्य आधारित कहा जा सकता है। उस स्तर पर यह हेर्मेनोटिक्स है। पाठक को इसे समझने के लिए, साबित करने के लिए उन्हें उस रचना की गहरी पढ़ाई की है, लेकिन व्याख्याकार अपनी सुविधा या अपने विचार के अनुसार उस समझ के व्याख्यान करने के लिए स्वतंत्र होता है और ये अक्सर उस मूल रचना की लिखी गई भाषा में होता है। लेकिन सुजित मुखर्जी मानते हैं कि अनुवाद के लिए उस रचना की पढ़ाई उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए। अभी सुजित मुखर्जी की बात है। उनके शब्दों में, रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन में प्लेस टू हाईएस्ट लेवल बिकॉज नॉट ओनली must the translator interpret the text reasonably, but he must also restructure his interpretation in another language while striving to approximate the original structure. He can not subtract from the original, he adds only at the great period. He can only state rarer, restate in another language, and he retain can explain his own statement intermittently as an execrate can and often does. Therefore, the translator reading has to be of the highest order. Translation of Discovery and Other Essays, New Delhi, Allied Publication Private Limited. तो
दायित्व, अनुवादक का दायित्व प्रमुख है। ऊपर दिए गए पाठ में सुजीत मुखर्जी अनुवादक से अपेक्षा क्या है कि इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो विशेष रूप से साहित्यिक रचना के अनुवाद के आधार पर अपनी व्याख्या को मूल रचना के अनुसार कैसे संभवतः प्रस्तुत करना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुजीत मुखर्जी अनुवादक को किसी अन्य भाषा में मूल भाषा विचार व्यक्त करने या पुनर्लिखित करने के लिए कुछ स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी व्याख्यान प्रस्तुत करने का अधिकार अनुवादक के पास भाष्यकार अधिकारों के समान नहीं है। इस अर्थ में अनुवादक की रचना बहुत उच्च स्तर की होती है। तो अब जब करते हैं हम व्याख्या, तो उस व्याख्या में कुछ परिवर्तन, जिसे पुनर्गठन में कुछ स्वतंत्रता है, तो वो सीमित है, वरना अनुवाद जो है वो सही नहीं रहेगा। साहित्यिक रचना के अनुसार के अनुवाद के आधार पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवाद पाठकों को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, विशेष रूप से भारत में जहां अधिकांश लोग एक ही समय में कई भाषाओं में कुशल होते हैं। तो पाठकों को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। सुजीत मुखर्जी के विचार पर विचार करते समय यह बात थोड़ी जटिल हो सकती है, क्योंकि एक ओर वह अनुवाद को खोज, उद्धार या नई लेखनी के रूप में बताते हैं, वहीं दूसरी ओर वह अनुवादक को विशेष स्वतंत्रता देने में विरोधाभासित प्रतीत होती है। बिना स्वतंत्रता के अनुवादक कैसे नई रचना बना सकता है, इसे समझाना कठिन है। और अनुवाद कैसे उद्धार या खोज हो सकता है, उपरोक्त उद्धरण पाठ में अनुवादक की सीमा ये उजागर की गई है। अपने सबसे महत्वपूर्ण लेख में ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग में वो अपने विचार को फिर से व्यक्त करते हैं। Even a wholly good international translation of a modern Indian work into another Indian language is not free from unnecessary liberty with the original, that is when the translator is indeed working from the original text. यहां तक कि एक पूरी तरह से अच्छा अंतरराष्ट्रीय अनुवादक एक आधुनिक भारतीय कार्य का किसी अन्य भारतीय भाषा में मूल के साथ अनावश्यक स्वतंत्रता से मुक्त नहीं है। यह तब है जब अनुवादक वास्तव में मूल पाठ से काम कर रहा हो, तो उसको जो है मुक्ति नहीं है अननेसेसरी लिबर्टी से। संयोगवश सुजीत मुखर्जी भी एक जानेंगे कि उनके इस विचार में कहीं कोई असंगति है या नहीं, इसलिए वे उसी लेख में न्यू राइटिंग, द ट्रांसलेशन न्यू राइटिंग नीड नॉट जस्टिफाई न्यू राइटिंग बीइंग ए फॉर्म ऑफ स्कॉर्पिटियस ट्रांसलेशन, पृष्ठ 80 में का उल्लेख करने में गलती नहीं करते हैं। तो वो यहाँ पे और स्पष्ट करते हैं, अनुवाद नया लेखन इसे साबित करने के लिए ये अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ अनुवाद होना चाहिए या सही नहीं है। सुजीत मुखर्जी अनुवाद के कई आयामों और संभावित पक्ष के बारे में सोचते हैं, इसलिए यदि वो अनुवाद को साक्ष्य के रूप में कहते हैं तो इसे मिथ्य साक्ष्य के रूप में भी माना जाता है और इसे देशभक्ति के रूप में भी मानते हैं। इस प्रकार वो अनुवाद को नए लेखन, शोध या खोज या साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य, देशभक्ति जैसे कई रूपों में देखते हैं। सुजीत मुखर्जी अनुवाद को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसके विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए ये बहुत दिलचस्प है। भारत में अनुवाद अध्ययन के अग्रणी सुजीत मुखर्जी अनुवाद को खोज और पुनः प्राप्ति के रूप में दो भागों में वर्णित करते हैं। अनुवाद प्रक्रिया में साहित्य मूल भाषा और संस्कृति के साथ अपरिचित लोगों के लिए खोजा जाता है और फिर ये छिपे हुए इतिहास से पुनः प्राप्त होता है। क्या ये और इस प्रकार के सिद्धांत दलित साहित्य के अनुवाद में लागू होते हैं? जब हम किसी पाठ का अनुवाद करते हैं, जो अनुवादक की नियति को हम कैसे समझ सकते हैं? अपने लेखन ट्रांसलेशन एज टेस्टिमोनी सुजीत मुखर्जी वॉल्टर बेंजामिन द्वारा उठाए गए विवाद को फिर से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अनुवाद मूल भाषा को समझने के लिए नहीं किया गया, लेकिन सुजीत मुखर्जी ये भी कहते हैं कि अनुवाद की सच्चाई की परीक्षा तभी होती है जब मूल को समझा जाए।
अब ये कई साहित्य को लेकर बात हो रही है। अनुवाद एक तरफ गवाही है तो दूसरी तरफ झूठी गवाही है या झूठा बयान है। अपने लेख में रविंद्र टैगोर अपने रचना गीतांजलि में अनुवाद के माध्यम से बताते हैं कि रविंद्रनाथ का अनुवाद क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि प्रिजरी है। ये द एक्ट ऑफ knowingly making a false statement as a matter material to the issue इस क्वेश्चन के रूप में स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार रविंद्रनाथ के अंग्रेजी अनुवाद एक झूठे बयान के रूप में है, लेकिन वे मूल के मुकाबले कम महत्व नहीं है। अपने लेख ट्रांसलेशन ऑफ पैट्रियटिज्म में वो अनुवाद के प्रकाशन को देशभक्ति के कार्य के रूप में मानते हैं। आधुनिक भारतीय अनुवाद के दार्शनिकों के बीच सुजीत मुखर्जी के दार्शनिक विचार की महत्वपूर्णता के साथ साथ व्यवहारिक अनुवाद की कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो अनुवादक भी हैं और उनके सिद्धांत भी हैं, तो वो कई जगह पे उसको स्पष्ट भी किए हैं, कई निबंधों में उसको साबित करने की भी कोशिश की है। तो आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तकें ग्रंथ मान्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत है प्रभुति भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन, वेबसाइट पर उपस्थित बहुत सारे प्रकाशनों की सहायता ली गई है और इन सब से सामग्री को संदर्भ के रूप में, सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जोड़ा गया है, लिया गया है, ताकि उस व्याख्यान को जब मैं तो इससे पढ़कर मैं आपको समझा सकूं, इसका प्रयोग कर सकूं अच्छी तरह से, ताकि आप समझ सकें और उसका व्याख्यान में प्रस्तुत कर सकूं स्पष्ट रूप से। तो हमारा आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।